हेलो एवरीवन, माय नेम इज समीक्षा। तो आज हम यहाँ पे बात करेंगे सॉल्यूशन के पार्ट 3 की। ठीक है, इससे पहले हम 2 पार्ट बना चुके हैं, उसकी प्लेलिस्ट भी बन चुकी है। तो यहाँ आज हम सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है सॉल्यूशन का हमारा कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, जिसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले कोलिगेटिव प्रॉपर्टी होता क्या है? ये वो प्रॉपर्टीज होती हैं सॉल्यूशन की जिसमें क्या डिपेंड करता है, सिर्फ नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स पे डिपेंड करती है चीजें, ना कि उनके नेचर ऑफ सोल्यूट पे। मतलब हम कितना मोल सोल्यूट डाल रहे हैं सिर्फ उस पे डिपेंड करेगा, बजाय कि हम क्या सोल्यूट डाल रहे हैं। ठीक है, ये कोई मैटर नहीं करता कि हम यूरिया डाल रहे हैं, ग्लूकोज डाल रहे हैं, सुक्रोज डाल रहे हैं, वो मैटर नहीं करता कि हम 1 मोल डाल रहे हैं, 2 मोल डाल रहे हैं, 5 मोल डाल रहे हैं, ये डिपेंड करता है। इसीलिए उनको कहा जाता है कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, तो हमारी 4 कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज हैं जिसके बारे में तुम लाइन बाय लाइन पढ़ोगे। सबसे पहले है तुम्हारी रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। ठीक है, दूसरी है तुम्हारी एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। थर्ड वन है हमारी डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। एंड लास्ट वन है हमारी ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक है, ऑस्मोटिक प्रेशर। तो लाइन बाय लाइन हम ये चारों पढ़ेंगे और हम इन चारों में देखेंगे कि जब इनके हम फॉर्मूले डिराइव करेंगे तो उसमें क्या होएगा कि वो डिपेंड करेगा सोल्यूट पार्टिकल्स पे, ना कि नेचर ऑफ सोल्यूट पे। हमारी फर्स्ट कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। ठीक है, हम इसको कैसे डिराइव करेंगे? तो जब हम वेपर प्रेशर सुन रहे हैं यहाँ पे, तो हम इससे पहले डिस्कस करके आए थे रोल्स लॉ। ठीक है, उसके अंदर हमने बहुत अच्छे से पढ़ा था वेपर प्रेशर के बारे में कि जो प्रेशर अबव लिक्विड सरफेस होता है वो हमारा वेपर प्रेशर होता है, और वो तब तक होता रहता है जब तक लिक्विड और वेपर इक्विलिब्रियम में नहीं आ जाते। तो वहां पे हमने रोल्स लॉ से हमने क्या निकाला था इक्वेशन, पार्शियल प्रेशर इक्वल्स टू P नॉट A एक्स ए। यहाँ पे ये क्या है, सॉल्युबिलिटी, मोल फ्रैक्शन। P नॉट A क्या है हमारा, प्योर सॉल्वेंट का पार्शियल प्रेशर, और ये हमारा सोल्यूट को मिक्स होने के बाद का पार्शियल प्रेशर। ठीक है, तो हमें पता है कि ये जो मोल फ्रैक्शन है, हमने मोल फ्रैक्शन भी डिस्कस करा है, तो हमें पता है मोल फ्रैक्शन ऑफ A मोल फ्रैक्शन ऑफ B इक्वल टू 1। सोल्यूट और सॉल्वेंट दोनों का मिलके क्या होता है 1। तो अगर मुझे यहाँ XA रखना हो तो मैं यहाँ रख सकती हूँ 1 माइनस XB, क्योंकि मुझे टर्म क्या चाहिए, सोल्यूट पे डिपेंड कर रहा है ना मेरा। ठीक है, कि कितने नंबर ऑफ सोल्यूट है, इसलिए मुझे क्या करना पड़ा, A को B में कन्वर्ट करना पड़ा। तो मैं यहाँ पे पुट करूंगी पार्शियल प्रेशर ऑफ A P नॉट A 1 माइनस XB। ठीक है, इसे ओपन करो, P नॉट A माइनस में P नॉट A XB। ठीक है, इक्वल्स टू ये PA चल रहा है, इस PA इज इक्वल टू P नॉट A माइनस P नॉट A XB। यहाँ तक हो गया। ठीक है, इस P नॉट A को यहाँ ले आओ, PA माइनस में P नॉट A इज इक्वल टू माइनस P नॉट A B XB। ठीक है, इस XB को एक साइड रख दो, बाकी सबको दूसरी साइड ले आओ। तो इसको मैं यहाँ से हटा के यहाँ ले आऊंगी, तो क्या बन जाएगा मेरा, वो था P नॉट A। ठीक है, तो यहाँ पे माइनस साइन हटा दो और यहाँ पे ये माइनस हो जाएगा और ये प्लस हो जाएगा। तो मेरा ओवरऑल क्या आंसर आया है, P नॉट A माइनस PA डिवाइड में P नॉट A इज इक्वल टू XB, मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट। तो ये यहाँ से हमारा आ गया रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। इसे क्या बोलते हैं, ये हमारा जो मेन है ना, इसे बोलते हैं रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। मतलब प्योर सॉल्वेंट में से सोल्यूट वाला माइनस करके उसको प्योर सॉल्वेंट से डिवाइड कर दोगे तो ये रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर आ जाएगा। सिर्फ इतने को भी नहीं कहोगे, सिर्फ इतने को भी नहीं कहोगे, जब ये दोनों इकट्ठे लिखे होंगे कि P नॉट A माइनस PA डिवाइड बाय P नॉट A, तब उसको तुम कहोगे रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। और ये किसके इक्वल है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट के। और हमें पता है मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट, इसका फॉर्मूला क्या होता है, NB डिवाइड बाय Na प्लस NB। ठीक है, तो ये मैं वहां पुट कर सकती हूँ। तो मेरा क्या फॉर्मूला हो गया, P नॉट A माइनस PA डिवाइड बाय P नॉट A इज इक्वल टू NB डिवाइड बाय Na प्लस NB। तो तुम नंबर ऑफ मोल्स भी निकाल सकते हो। तुम्हें नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला भी पता है, गिवन मास अपॉन मोलर मास। ठीक है, वहां से तुम नंबर ऑफ मोल्स निकालोगे, यहाँ पुट करोगे। और अगर तुम्हारा डाइल्यूट सॉल्यूशन है, ठीक है, डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए हम मोस्टली निकाल लेंगे इसमें कोलिगेटिव प्रॉपर्टी में
जब भी हम बात करेंगे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज में तो वहां हम डाइल्यूट सॉल्यूशन को लेके चलेंगे, ठीक है। कॉलिगेटिव में हम डाइल्यूट सॉल्यूशन को लेके चलेंगे। तो यहाँ हमारा अगर मैं डाइल्यूट सॉल्यूशन की बात करूं तो Na और Nb इनमें से मेरा जो ये सॉल्वेंट है और ये सोल्यूट है। डाइल्यूट मतलब पानी ज्यादा है, सोल्यूट कम है, तो मेरा ये नेग्लेक्ट हो जाएगा। तो मेरा आंसर क्या बचेगा, मतलब सॉल्वेंट रह जाएगा, सोल्यूट नेग्लेक्ट हो जाएगा। तो मेरा अब आंसर क्या बनेगा, P0A माइनस PA डिवाइड बाय P0A इक्वल्स टू में NB डिवाइड बाय NA। तो ये तब होएगा जब डाइल्यूट सॉल्यूशन की बात होगी। तो तुम जनरली इसको याद रखो या डायरेक्ट इसको याद रखो, तुम्हें मोल फ्रैक्शन निकालना आता है तो मोल फ्रैक्शन पुट कर दोगे, फिर डाइल्यूट सॉल्यूशन में पानी ज्यादा है सोल्यूट कम है तो सोल्यूट वाले को बी वाले को नेग्लेक्ट कर दोगे नीचे में से दोनों टर्म में से, तो तुम्हारा ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये सब था तुम्हारा रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। तो जब भी तुम्हारा न्यूमेरिकल आएगा तो तुम्हारे ये फॉर्मूला यूज करना है, ये भी कर सकते हो ओपन करके और ये भी कर सकते हो डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए। तो हमारा इसके बाद सेकंड हम बात करेंगे एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट की, ठीक है। तो सेकंड हमारा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, ये नोट कर लिया। ठीक है, तो सेकंड हमारी प्रॉपर्टी है जिसका नाम है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। तो हम ये जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज की बात कर रहे हैं इसमें क्या होता है, हमारे सॉल्यूशन में एक सोल्यूट होता है और दूसरा सॉल्वेंट होता है। तो ये हम वो केस की बात कर रहे हैं जिसमें सोल्यूट हमारा नॉन वोलाटाइल है। जो पिछला केस था अभी फर्स्ट वाला याद करा था हमने रिलेटिव लोअरिंग, उसमें भी यही चीज थी कि सोल्यूट हमारा नॉन वोलाटाइल है और हमारा सॉल्वेंट वोलाटाइल है। तो ये वो वाला केस चल रहा है, ठीक है। तो अब यहाँ पे हमने बात करनी है, तो हमें पता है कि जब भी हमारा सोल्यूट ऐड होता है सॉल्वेंट में, सोल्यूट ऐड होता है सॉल्वेंट में, तो हमारा वेपर प्रेशर क्या हो जाता है, डिक्रीज, ठीक है। एक इस बात को भी ध्यान रखना और एक इस बात को भी ध्यान रखना कि हम ये वाला केस पढ़ रहे हैं जिसमें हमारा सोल्यूट नॉन वोलाटाइल है, सॉल्वेंट हमारा वोलाटाइल है, और जब भी सोल्यूट सॉल्वेंट में ऐड करते हैं तो उसका वेपर प्रेशर डिक्रीज हो जाता है। इन दो बातों का ध्यान रखना। अब हम बात करेंगे हमारा एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। तो सबसे पहले हमारा बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, तो बॉइलिंग पॉइंट इट इज द टेम्परेचर इन विच वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर। मतलब हमारा वेपर प्रेशर जब तक एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल नहीं आ जाता उस टेम्परेचर को, मतलब अभी शुरू होता है जब हमारा होना, तो उस पॉइंट को हम क्या कहते हैं, बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा इसके बीच इसका एक ग्राफ है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो देखो जब हमने अब यहाँ पे डिस्कस करना है हमारा बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है। तो देखो बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, ये वो टेम्परेचर होता है जिसमें हमारा सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर और एटमॉस्फेरिक प्रेशर इक्वल हो जाए, ठीक है। ये वो पॉइंट होता है जिसपे हमारा वेपर प्रेशर और हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर जब इक्वल हो जाता है उस पॉइंट को हम बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं, ठीक है। तो इस पे एक एलिवेशन आता है, मतलब एलिवेशन मतलब बढ़ता है, तो बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होता है। कैसे इंक्रीज होता है, तो देखो जब हमने एक्सपेरिमेंट करे तो हमारे पास एक ग्राफ आया, तो ये आया हमारा प्योर सॉल्वेंट का ग्राफ, ठीक है। तो ऐसे आया हमारा प्योर सॉल्वेंट का ग्राफ, ठीक है। और उसके बाद जब हमने उसके अंदर क्या ऐड करा, सोल्यूट ऐड करा, तो नॉन वोलेटाइल सोल्यूट ऐड करने के बाद उसका ग्राफ ऐसा आया। क्यों, क्योंकि सोल्यूट ऐड करने से वेपर प्रेशर क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है, ठीक है। सोल्यूट ऐड करने से वेपर प्रेशर हमारा डिक्रीज हो जाता है, तो ये हमारा डिक्रीज हो गया। तो ये तब है जब हमने नॉन वोलेटाइल सोल्यूट को ऐड करा, ठीक है। सोल्यूट ऐड करा तो हमारा इस टाइप से ग्राफ आया, ठीक है। तो हमने देखा यहाँ पे हमारा 1 atm हमारा प्रेशर था, तो हमें देखना है कि जब हमारा वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाता है तब। तो देखो इस पे यहाँ पे हमारा ये वाला जो टेम्परेचर आया वो था हमारा TB नोट, क्योंकि ये प्योर वाले का है। और यहाँ पे हमने जब देखा तो ये आया हमारा TB, क्योंकि ये सोल्यूट को ऐड करने के बाद है। तो इन दोनों का डिफरेंस क्या हुआ, डेल्टा TB, ठीक है। तो क्योंकि यहाँ पे टेम्परेचर वेरी कर रहा है ना, तो ये इन दोनों का डिफरेंस को हम क्या लिखेंगे, डेल्टा TB। तो यहाँ से बताओ डेल्टा TB की वैल्यू क्या आएगी, फाइनल माइनस इनिशियल होता है ना, तो इसको लिखोगे TB माइनस TB नोट,
ठीक है। तो ये डेल्टा टीबी तो है चेंज इन टेम्परेचर, जो बॉइलिंग पॉइंट का आ रहा है। ये हमारा क्या है, जब सोल्यूट को ऐड करने के बाद का टेम्परेचर, और ये हमारा क्या है, जब प्योर सॉल्वेंट था उस टाइम का टेम्परेचर। तो यहाँ से ये हमारा एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है जो तुम्हें याद रखना है। दूसरा एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला कि जो डेल्टा टीबी था हमारा चेंज इन टेम्परेचर, ये है तुम्हारा एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट में क्या आया, एलिवेशन आया। ठीक है, कि जब हमने सोल्यूट को ऐड करा तो उसके बाद बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हुआ। तो यहाँ से हमारा एक फॉर्मूला हो रहा है, डेल्टा टीबी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलैलिटी। ठीक है, तो जब एक्सपेरिमेंट्स करें तो ये पता लगा कि जो डेल्टा टीबी है चेंज इन टेम्परेचर आया है हमारा, वो मोलैलिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो यहाँ से हमें क्या चाहिए, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटा देंगे, इक्वल टू लगा देंगे, तो एक क्या आता है, कांस्टेंट। तो ये हमारा होता है केबी कांस्टेंट। ठीक है, इसका नाम होता है हमारा मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट। ठीक है, मोलर डिप्रेशन, मोलर एलिवेशन, ये एलिवेशन है ना, मोलर एलिवेशन कांस्टेंट। और क्या बोलते हैं इसे, एक इसका और नाम होता है इब्लियोस्कोपिक कांस्टेंट। यहां लिख दो केबी को, और क्या बोलते हैं, इब्लियोस्कोपिक कांस्टेंट। ठीक है, तो ये हमारा कांस्टेंट जो है वो डिफरेंट सॉल्यूशन के लिए डिफरेंट वेरी करता है। ठीक है, तो केबी हमारा किस पे डिपेंड करता है, डिपेंड ऑन सॉल्वेंट। तो ये केबी हमारा किस पे डिपेंड करता है, सॉल्वेंट पे डिपेंड करता है। तो हमारा यहां से अगर मुझे केबी की यूनिट निकालनी पड़े तो केबी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये नीचे चला जाएगा, तो डेल्टा टीबी इज इक्वल टू एम हो जाएगा। डेल्टा टीबी क्या है, चेंज इन टेम्परेचर, तो ये इसका होगा केल्विन, ये हो गया हमारा केजी पर मोल। ये मोल पर केजी होता है ना, ऊपर जाके क्या हो जाएगा, केजी पर मोल। तो हमारी केबी की ये यूनिट होती है केल्विन केजी पर मोल। तो तुमसे यूनिट भी पूछ सकते हैं। ठीक है, तो मोस्टली केसेस में क्या होता है, इस केबी की वैल्यू हमें क्वेश्चन में गिवन होती है। मोस्टली मतलब 100 में से 95% हमें केबी की वैल्यू गिवन होती है। बाय चांस जो हमारे आईआईटी जेई इनमें क्या होता है, इस केबी की वैल्यू को नहीं दिया जाता। इस केबी की वैल्यू को निकालने का एनसीईआरटी में एक फॉर्मूला दिया हुआ है, अब हम उस फॉर्मूले को बताएंगे। केबी फॉर्मूला होता है कि अगर रेयर चांस होता है कि केबी की वैल्यू नहीं दी हो तो हम यहाँ से इस केबी की वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये क्या फॉर्मूला है, R इंटू टीबी नॉट का स्क्वायर, M क्या है यहाँ पे, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, 1000 इंटू में डेल्टा H वेपोराइजेशन, ये क्या है, हीट की, ठीक है, इंथैल्पी, चेंज इन इंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन। और यहाँ पे R है हमारा गैस कांस्टेंट, ठीक है, M है तुम्हारा मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, टीबी नॉट क्या है तुम्हारा, प्योर सॉल्वेंट का टेम्परेचर हमारा, ठीक है, प्योर सॉल्वेंट का जो बॉइलिंग पॉइंट का टेम्परेचर है वो है यहाँ पे। तो ये हमारा फॉर्मूला जब हमें केबी को कैलकुलेट करना हो। और तुम्हें अगर डेल्टा एच वेपोराइजेशन ना दिया हो तो डेल्टा एच वेपोराइजेशन ना दिया हो तो दूसरा एक फॉर्मूला होता है लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन इनटू में मोलर मास कर दो सॉल्यूट का, तो वहां से तुम डेल्टा एच वेपोराइजेशन निकाल लोगे, वो तुम यहाँ पे पुट कर सकते हो और तुम आर की वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हो। तो ये इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। मोस्टली तुम्हें एनसीईआरटी के जो बोर्ड्स होंगे उसमें तुम्हें केबी की वैल्यू गिवन होगी, तो तुम्हारे लिए एक ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है और एक ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है जिसे तुम्हें इस टॉपिक के लिए टिप्स पे लर्न करना है। क्या, एक तो डेल्टा टीबी इज इक्वल टू टीबी माइनस टीबी नॉट, ठीक है, डेल्टा टीबी क्या है, चेंज इन बॉइलिंग पॉइंट, टीबी क्या है, जब सोल्यूट डाल दिया मतलब सॉल्यूशन का टेम्परेचर, और ये सॉल्वेंट का, प्योर सॉल्वेंट का टेम्परेचर। और एक तुम्हें ये ध्यान रखना है कि डेल्टा टीबी, सिर्फ टीबी नहीं, डेल्टा टीबी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलैलिटी, ठीक है, मोलैलिटी पे डिपेंड करता है। तो सिमिलरली जैसे हमने एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट देखा, ऐसे ही हम डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, इसकी जो थर्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी अब हम देखेंगे, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, तो वो इसके जैसी होती है, बिल्कुल सिमिलर। तो तुम्हें उसको याद करने का इजी हो जाएगा अगर तुम्हें ये आती है तो, ठीक है। तो हमारी अब है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट, ठीक है। तो उसके लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा, उसका भी एक ग्राफ बनेगा, वो अभी हम ग्राफ देखेंगे, ठीक है। उसका थोड़ा बस, उसका ग्राफ बहुत अलग होता है, फॉर्मूला लगभग सेम होएगा। अभी देखना है यहाँ पे कि क्या चेंज आएगा।
ठीक है, यहाँ पे हम फ्रीजिंग पॉइंट की डेफिनेशन लिखेंगे। ठीक है, वहां पे जहां जहां बस अभी मैं तुम्हें बता देती हूँ, यहाँ जहां जहां बी है ना, एक तो वहां एफ कर दो, वहां बॉइलिंग पॉइंट पे बात थी, यहाँ फ्रीजिंग पॉइंट पे बात है, तो तुम क्या कर दो, यहाँ पे क्या कर दो, डेल्टा टी एफ जो होएगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एम होएगा, तो टी एफ इज इक्वल टू के एफ हो जाएगा। अब ये तुम्हारा मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट हो जाएगा। ठीक है, मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट। ठीक है, और वहां इसका नाम क्या था, इब्लोस्कोपिक कांस्टेंट। अब यहाँ पे इसका केएफ का नाम होएगा तुम्हारा, यहाँ क्या है तुम्हारा केएफ ना, तो इसका नाम होएगा क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट, क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट। ठीक है, ये भी डिपेंड करता है सॉल्वेंट पे, ये भी सेम ऐसे निकलेगा, बस बी की जगह क्या कर दो, एफ कर दो। ठीक है, क्योंकि हम यहाँ पे फ्रीजिंग पॉइंट की बात कर रहे हैं, यूनिट तो चेंज नहीं होगी ना, वही रहेगी, क्योंकि ऊपर टेम्परेचर है, नीचे मोलालिटी है, केल्विन केजी पर मोल। यूनिट में फर्क नहीं आएगा, फॉर्मूले में फर्क नहीं आएगा, बस बी की जगह एम करना है। एक तो इसका ग्राफ इंपॉर्टेंट है और फ्रीजिंग पॉइंट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये दो इंपॉर्टेंट है, और यहाँ पे फिर देखना कि ग्राफ की वजह से इसके फॉर्मूले में क्या चेंज आएगा। ठीक है, और यहाँ पे भी अगर रेयर चांस होता है तो यहाँ के एफ कर दो और यहाँ टी एफ कर दो, तो ये भी वही सेम चीज रहेगी। यहाँ पे वेपराइजेशन की जगह अब क्या आ जाएगा, देखो जब बॉइलिंग की बात होती है तो लिक्विड और वेपर के बीच में होता है, तो वहां वेपराइजेशन। अब बात है फ्रीजिंग पॉइंट की, तो सॉलिड और लिक्विड के बीच में बात होगी ना, तो यहाँ पे फ्यूजन आ जाएगा। ठीक है, फ्यूजन, फ्यूजन सॉलिड और लिक्विड के बीच में जब इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश होता है सॉलिड और लिक्विड के बीच में, तो वहां पे क्या आता है हमारा फ्यूजन, और लिक्विड और वेपर के बीच में होता है वेपराइजेशन। ठीक है, तो यहाँ लेटेंट हीट हम क्या निकालेंगे, फ्यूजन, तो यहाँ भी लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। सब कुछ सेम है, बस मैं तुम्हें ये बताना चाहती हूँ, जब बॉइलिंग है वहां फ्रीजिंग आ जाएगा, जहां वेपराइजेशन है वहां फ्यूजन आ जाएगा, बस इसके ग्राफ में चेंज है, फ्रीजिंग पॉइंट की डेफिनेशन बदल जाएगी। वहां पे वेपर प्रेशर और एटीएम प्रेशर था, यहाँ पे सॉलिड और लिक्विड में अगर इक्विलिब्रियम आ जाता है तो यहाँ थोड़ा सा इसका ये चीज चेंज हो जाएगी, बाकी सब सेम रहेगा। तो अब हम इसकी बात करेंगे मेन ग्राफ, तो यहाँ पे अब हम इसके ग्राफ को डिस्कस करेंगे। तो इसका ग्राफ है यहाँ वेपर प्रेशर y एक्सिस पे और x एक्सिस पे हमारा नीचे लिख देते हैं टेम्परेचर। ठीक है, तो इसके लिए हमें कैसे ग्राफ बनाना है, देखो जब हमने इसके ग्राफ को ऑब्जर्व किया, ठीक है, जब हमने इसके ग्राफ को ऑब्जर्व किया तो ये वाला ग्राफ आया सॉलिड सॉल्वेंट का, सॉलिड सॉल्वेंट का। ठीक है, सबसे पहले फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है, इट इज द पॉइंट इन विच वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड इज इक्वल टू वेपर प्रेशर ऑफ सॉलिड स्टेट। जब लिक्विड का वेपर स्टेट और सॉलिड का वेपर स्टेट दोनों इक्वल आ जाएं, उस पॉइंट को हम फ्रीजिंग पॉइंट कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये सॉलिड सॉल्वेंट का ग्राफ, हमें इस ग्राफ को कैसे याद रखना है, देखो ऐसे बनाओगे, ऐसे ऐसे और ऐसे, पहले तो इसकी ये चीज याद रखो। ठीक है, उसके बाद जो ये वाला है वो सॉलिड सॉल्वेंट का है, जो ये वाला है उस जैसा ही है कि प्योर सॉल्वेंट है, और ये तब है जब सोल्यूट ऐड करा है। ठीक है, सोल्यूट ऐड करने के बाद जो सॉल्यूशन का आया है ग्राफ, ऐसे आया है। ठीक है, तो अब देखो एक ये पॉइंट है और एक ये पॉइंट है, इसको नीचे टेम्परेचर पे मिलाओ, तो देखो ये वाला जो पॉइंट आ रहा है, अब कौन सा आ रहा है, ये प्योर सॉल्वेंट का पॉइंट है, तो ये हमारा T0F, और ये वाला मेरा कब है, सॉल्यूशन वाला, तो ये वाला हो जाएगा मेरा TF। ठीक है, तो यहाँ पे अब मेरा को डेल्टा TF अगर निकालना है तो क्या हो जाएगा, फाइनल माइनस इनिशियल, तो T0F माइनस में TF, ये फर्क था। वहां क्या था, देख लो एक बार, डेल्टा TB इज इक्वल टू TB माइनस TB नोट था, वहां ये फर्क था, वहां TB माइनस TB नोट था, यहाँ TF नोट माइनस TF है, बस ये फर्क है। तो दोनों में से लर्न भी कर सकते हो, समझ भी सकते हो, तो समझ आ गया होगा कि ये कैसे आया, TF नोट माइनस TF, और उसके ग्राफ के अकॉर्डिंग यूं और यूं आ रहा था, तो वहां हमने TB माइनस TB नोट किया था, तो ग्राफ के अकॉर्डिंग ये चीज चेंज हुई है। बाकी जो सेम बॉइलिंग पॉइंट वाला था वही सेम यहाँ पे फ्रीजिंग पॉइंट है, वहां बॉइलिंग था यहाँ फ्रीजिंग है,
वहां हर जगह बी पे बात थी, यहाँ एफ लगा देना हर जगह, बाकी सेम वही के एफ हो जाएगा। वहां इब्लियोस्कोपिक था, यहाँ क्रायोस्कोपिक है। इसको मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट बोलते हैं, केबी को मोलर एलिवेशन कांस्टेंट बोलते हैं। तो ये सब हमारा क्या था, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो तुम्हें इसके लिए भी एक ये फॉर्मूला याद रखना है और एक ये फॉर्मूला याद रखना है, ठीक है, डेल्टा टी एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलैलिटी, ठीक है। तो ये थी हमारी थर्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। इन दो से न्यूमेरिकल बहुत आते हैं, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, ठीक है, इसका ध्यान रखना। और अब हमारा लास्ट कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है हमारी ऑस्मोटिक प्रेशर पे, ठीक है। तो अब हमारी फोर्थ वाली है हमारी ऑस्मोटिक प्रेशर पे। ठीक है, ये सब हो गया। ग्राफ अच्छे से याद रख लेना, ठीक है। तो अब हमारा फोर्थ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है ऑस्मोटिक प्रेशर, ठीक है। तो इसमें एक तो वर्ड है ऑस्मोसिस और फिर हम बात करेंगे इस ऑस्मोटिक प्रेशर की, ठीक है। तो सबसे पहले ऑस्मोसिस क्या होता है, डिफ्यूजन ऑफ लिक्विड फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे हम पहले बात करेंगे ऑस्मोसिस की। क्या होता है ये, डिफ्यूजन ऑफ लिक्विड फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन, ठीक है। जहां पे लिक्विड की कंसंट्रेशन हाई होगी वहां से लेकर लो कंसंट्रेशन तक की डिफ्यूजन को हम क्या कहते हैं, ऑस्मोसिस। हमारा ऐसे कोई कंटेनर है, ठीक है, इसके अंदर हमारी ये कोई मेम्ब्रेन लगी हुई है, ये हमारी कोई सिंपल सी मेम्ब्रेन है, ठीक है। यहाँ पे हमारा एक सॉल्यूशन है, यहाँ पे हमारा दूसरा सॉल्यूशन है, लेकिन हम क्या मान लेंगे कि सॉल्यूशन 1 में सॉल्वेंट ज्यादा है, ठीक है, और यहाँ पे हमारा सोल्यूट ज्यादा है, सोल्यूट ज्यादा है, ठीक है। तो हमें केस मानना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो सोल्यूट यहाँ ज्यादा है तो ये हायर कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन जाएगा, सॉल्वेंट यहाँ ज्यादा है तो वो यहाँ से यहाँ पे फ्लो करेगा, ठीक है। तो हमेशा क्या होता है कि कोई भी हमारा सॉल्वेंट या सोल्यूट जो भी हाई कंसंट्रेशन में है वो हाई टू लो मूव करेगा, ठीक है। यहाँ पे तो दिए सिंपल मेम्ब्रेन, अगर मैं इसकी जगह लगा दूं सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, ठीक है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, ठीक है। तो अब क्या होएगा, जो ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है इसके अंदर छोटे छोटे पोर्स होते हैं, तो जिसकी वजह से क्या होता है कि सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल तो पास कर जाते हैं लेकिन सोल्यूट के मॉलिक्यूल इस मेम्ब्रेन को पास नहीं कर पाते, ठीक है। तो अब क्या होगा कि सॉल्वेंट तो जो है वो मूव कर पाएगा लेकिन सोल्यूट के पार्टिकल्स अब इस मेम्ब्रेन में से नहीं जा पाएंगे। क्यों? क्योंकि इसके में बहुत टाइनी पोर्स होते हैं हमारे, ठीक है, और हमारा सोल्यूट इसके अंदर से पास नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो इसी तरीके से हम क्या करेंगे, इसको अच्छे से और बताती हूँ मैं तुम्हें। तो देखो यहाँ तुम्हारा एक बॉक्स है और ये कनेक्ट है दूसरे बॉक्स से, इसमें तुम्हारा प्योर सॉल्वेंट है, ठीक है, सिर्फ पानी है, और इसमें तुम्हारा सॉल्यूशन है जब तुम्हारा मिक्स हो गया है, ठीक है, सोल्यूट और सॉल्वेंट मिक्स हो गया। यहाँ पे तुम्हारी ये मेम्ब्रेन है तो तुम्हारा सॉल्वेंट कहाँ जाएगा, हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन तक फ्लो करेगा। तो इस कंसंट्रेशन, इस फ्लो को रोकने के लिए मैं यहाँ पे क्या कर दूंगी, एक पिस्टन लगा दूंगी, ठीक है, पिस्टन लगा दूंगी, प्रेशर अप्लाई कर दूंगी। उस प्रेशर से क्या होएगा कि ये जो फ्लो है वो बंद हो जाएगा। तो इसी प्रेशर को हम क्या कहते हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर क्या मतलब है कि ये जो ऑस्मोसिस हो रही थी ना सॉल्वेंट से सॉल्यूशन की तरफ मूवमेंट, इसको रोकने के लिए मैंने एक प्रेशर अप्लाई करा, उसे कहते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर को हम पाई से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो एक तो मेरा ऑस्मोटिक प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मोलारिटी के। अभी तक हमने जो पीछे दोनों पढ़े थे, एलिवेशन वाला और दूसरा डिप्रेशन वाला, वो दोनों मोलारिटी पे डिपेंड कर रहे थे। यहाँ पे जो हमारा ऑस्मोटिक प्रेशर है वो मोलारिटी पे डिपेंड करेगा, कैपिटल एम। और दूसरी बात ये टेम्परेचर पे भी डिपेंड करता है।
ठीक है। तो ये ओवरऑल हम इसको लिख सकते हैं m इंटू टी, और जब एक ये हटता है प्रोपोर्शनैलिटी का तो एक कांस्टेंट आ जाता है, और यहाँ पे ये कांस्टेंट है r, जो हमारा गैस कांस्टेंट था वही वाला r है यहाँ पे। ठीक है, तो कई जगह इसको पाई mRT लिखते हैं, और m क्या है, मोलैरिटी, मोलैरिटी कंसंट्रेशन होती है, तो यहाँ मोलैरिटी को c से भी रिप्लेस कर सकते हैं। मोलैरिटी का फॉर्मूला नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ठीक है, फॉर्मूले ध्यान रखना है। तो यहाँ पे हम वही मोलैरिटी का फॉर्मूला पुट कर सकते हैं, टेम्परेचर, और हमारा R क्या है यहाँ पे, कांस्टेंट है, तो यहाँ पे R की वैल्यू हम कौन सी लेंगे, 0.0821 ATM लीटर वाली। ठीक है, ATM लीटर पर मोल केल्विन वाली। ठीक है, तो यहाँ पे हम ये वाली लेंगे, R की वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे और हमारा आंसर निकालेंगे। तो इसके लिए हमें ऑस्मोटिक प्रेशर के लिए ये फॉर्मूला अच्छे से आना चाहिए, पाई इज इक्वल टू CRT। C क्या है यहाँ पे, कंसंट्रेशन, मोलैरिटी, R क्या है हमारा गैस कांस्टेंट, ये वैल्यू पुट कर देना, और T हमारा यहाँ पे है टेम्परेचर, वो भी पुट करना है केल्विन में। ठीक है, टेम्परेचर को पुट करना है इन केल्विन। तो यहाँ से हमारा ये था हमारा ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक है, तो हम ऐसे ऐसे ऑस्मोटिक प्रेशर का देख सकते हैं, सॉल्वेंट से सॉल्यूशन में ये जो मूवमेंट है इसको हम रोक रहे हैं, रोकने के लिए हमने ऑस्मोटिक प्रेशर लगाया, तो इसकी जो मूवमेंट है वो बंद हो गई। ठीक है, मतलब अब सॉल्वेंट से सॉल्यूशन में आना बंद हो गया। ठीक है, इसके बाद एक और चीज होती है कि अगर मैं यहाँ पे ऑस्मोटिक प्रेशर से भी ज्यादा प्रेशर अप्लाई कर दूं, ध्यान से सुना, ऑस्मोटिक प्रेशर क्यों लगाया था, इसकी मूवमेंट को रोकने के लिए। अगर मैं ऑस्मोटिक प्रेशर से ज्यादा प्रेशर लगा दूं तो मेरी मूवमेंट उल्टी होनी शुरू हो जाएगी। ठीक है, तो अगर मैं ऑस्मोटिक प्रेशर, ये जो मेरा पाई है, इससे भी ज्यादा प्रेशर अप्लाई कर दूं तो मेरा जो मूवमेंट है वो अपोजिट हो जाएगी। ठीक है, जो मेरी मूवमेंट है वो अपोजिट हो जाएगी, तो अपोजिट हो जाएगी तो क्या होएगा, सॉल्यूशन में से सॉल्वेंट की तरफ मूवमेंट हो जाएगी। तो यहाँ पे क्या है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, तो वो सॉल्यूट को नहीं जाने देगी, सिर्फ सॉल्वेंट पास होएगा। तो अब हमें जो मिलेगा वो मिलेगा प्योर सॉल्वेंट। ठीक है, प्योर सॉल्वेंट। तो यहाँ पे हमारा जो सॉल्यूशन होता है ना, वो समझ लो सलाइन वाटर होता है, नमक वाला पानी। ठीक है, और यही हम उल्टी प्रोसेस करके ऑस्मोटिक प्रेशर से ज्यादा प्रेशर लगा के इसकी मूवमेंट को उल्टी करके यहाँ पे हमें क्या मिल जाता है, प्योर सॉल्वेंट मिल जाता है। तो इसको कहते हैं डीसैलिनेशन ऑफ वाटर। ठीक है, डीसैलिनेशन ऑफ वाटर मतलब पानी छन के साफ हो गया। ठीक है, तो इसी को कहते हैं हम आरओ, रिवर्स ऑस्मोसिस। हमने क्या करा, जो ऑस्मोसिस वाली प्रोसेस थी ना ऑस्मोटिक प्रेशर वाली, उसको रिवर्स कर दिया, तो इसको कहते हैं हम आरओ, रिवर्स ऑस्मोसिस। रिवर्स ऑस्मोसिस। तो हमने यहाँ क्या करा, ऑस्मोटिक प्रेशर से ज्यादा प्रेशर अप्लाई कर दिया, जिससे हमारी जो प्रोसेस है वो उल्टी हो गई। अब हमारी सॉल्यूशन से सॉल्वेंट की तरफ मूवमेंट शुरू हो गई, और हमें यहाँ पे सेमी परमिएबल से पानी छन के हमें मिलता है, और यहाँ पे हमें प्योर सॉल्वेंट मिलता है। ठीक है, तो ये जो हमारे घर में आरओ लगे होते हैं, इन्हीं को ही कहते हैं रिवर्स ऑस्मोसिस, आरओ। ठीक है, तो उसमें क्या आता है, हमारा पानी छन के आता है इसी प्रोसेस के थ्रू। ठीक है, सबसे पहले ऑस्मोसिस, फिर ऑस्मोटिक प्रेशर से ज्यादा प्रेशर अप्लाई करने से रिवर्स ऑस्मोसिस। तो ये हमारा था कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो ये चारों कोलिगेटिव प्रॉपर्टी आपको बहुत अच्छे से करनी है। इसके बाद हमारे 2-3 छोटे छोटे टॉपिक रह गए। अब नॉर्मल मॉलिक्यूलर मास, वांटो फैक्टर सबसे इंपॉर्टेंट है, वांटो फैक्टर। इसके लिए तुम्हें क्या याद रखना है कि अभी तक हमने जितने भी कंसेप्ट पढ़े हैं वो उनके लिए पढ़े हैं जो नॉन इलेक्ट्रोलाइट थे। ठीक है, नॉन इलेक्ट्रोलाइट। तो वांटो फैक्टर में हम बात करेंगे जब हम इलेक्ट्रोलाइट्स डालेंगे, मतलब आयंस में जब वो टूट जाएंगे, तो जो भी हम ऑब्जर्व कर रहे थे ना अभी तक चीजें, वो सब गलत प्रूव हो जाएंगी। कैलकुलेट करेंगे तो वो आंसर सेम नहीं आएगा। तो यहाँ पे हम नॉन इलेक्ट्रोलाइट की बात कर रहे थे अभी तक, जैसे हम यूरिया, हर जगह हर क्वेश्चन में तुम्हें यूरिया, ग्लूकोज, सुक्रोज, ये सब देखने को मिल रहा होगा अभी तक। ठीक है, उनमें अगर तुम यही चारों फॉर्मूले अप्लाई करोगे तो बहुत बढ़िया है। लेकिन जब हम बात करेंगे इलेक्ट्रोलाइट की, जैसे हमारा NaCl, ठीक है, K2SO4, जब हम इन पे डिस्कशन करेंगे तो जो चीजें अभी तक चल रही थी वो वैसी नहीं रहेंगी। तो अभी तक हमने जो चारों टॉपिक हमारे डिस्कस करे हैं उनके फॉर्मूले रिवाइज कर लेते हैं, फिर इसको वाइंड अप करते हैं। ठीक है,
तो ये ध्यान रखना, अभी तक हमने नॉन इलेक्ट्रोलाइट के बारे में डिस्कस करा है, नेक्स्ट में हम इलेक्ट्रोलाइट्स के ऊपर डिस्कस करेंगे। तो अब हमारा, हाँ, तो हमने चारों कोलिगेटिव प्रॉपर्टी सबसे पहले क्या देखी थी, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, उसका फॉर्मूला क्या था हमारा, पी नॉट ए माइनस पी ए डिवाइड बाय पी नॉट ए, ठीक है। तो वहां से हमारा इक्वल टू क्या था, मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट। दूसरा क्या पढ़ा हमने, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, उसका क्या फॉर्मूला था हमारा, डेल्टा टी बी इज इक्वल टू टी बी माइनस टी बी नोट, ठीक है। और दूसरा फॉर्मूला, डेल्टा टी बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलालिटी, या फिर ये प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हट के डेल्टा टी बी इज इक्वल टू के बी इंटू एम। फिर हमने पढ़ा डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, इसका फॉर्मूला डेल्टा टी एफ इक्वल्स टू, ये हो जाएगा टी एफ नोट माइनस टी एफ, ठीक है, ये हो जाएगा टी एफ नोट माइनस टी एफ। तो अब क्या हो जाएगा यहाँ पे, डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू के एफ इंटू एम। और हमारा फोर्थ अभी हमने पढ़ा है ऑस्मोटिक प्रेशर, जिसे पाई से डिनोट करते हैं, पाई इज इक्वल टू सी आर टी, ठीक है। तो ये हमारे चार फॉर्मूले, चार कोलिगेटिव प्रॉपर्टी जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इन चारों पे ही तुम्हें न्यूमेरिकल देखने को मिलेंगे एनसीईआरटी में मोस्टली। और इसके बाद के जो 2-3 टॉपिक रहेंगे वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो थैंक यू।